अगली खबर पर बढ़ते हैं, जो है जुड़ी बैंकों के लिक्विडिटी से जुड़ी। देखिए, बैंकों की लिक्विडिटी का संकट है। हमने, आपको ध्यान होगा कि पिछले अध्ययन में भी जमा और कर्ज के अनुपात की नजरिए से इसको डिस्कस किया था। आज चर्चा वही है, लेकिन दरवाजा दूसरा है। पहुंचना उसी आंगन में है, लेकिन दूसरे दरवाजे से पहुंचना है। दरवाजा इस बार है सीडीज का। जी हां, जो कहे जाते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। छोटे समय के जब बैंकों को उधार लेने होते हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के नाम पर दिए जाते हैं। तो ये क्या होता है कि जैसे आप बैंकों को अगर बड़े लंबे समय की पूंजी चाहिए तो वो बॉन्ड लाते हैं, सरकार उन्हें पूंजी देती है। लेकिन जब ओवर बैंक ट्रांजेक्शन करने होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा पेमेंट आ गया तो एक बैंक ने दूसरे बैंक से सीडी बना के दे दी, पैसा लिया, पेमेंट कर दिया, तो ये थोड़ी सी तत्काल व्यवस्था होती है। लेकिन जब इस व्यवस्था से 10 लाख करोड़ से ज्यादा अगर बैंकों को जुटाने पड़ जाए तो ये बात थोड़ी सी समझ नहीं आती है। सीडी की ब्याज दर 7.4 से 8.5 तक पहुंची। सोचिए, 8.5% पर बैंक कर्ज उठा रहा है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप अपनी होम लोन की दर देखिएगा। अगर आप बेहतर सिविल वाले व्यक्ति हैं ना, मैं गारंटी दे रहा हूं आपका होम लोन की दर भी ना इसी के आसपास होगी। अब सोचिए, आपको होम लोन जिस दर पर मिल रहा है, बैंकों को बैंक चलाने के लिए, जमा बचाए रखने के लिए उस दर पर कर्ज उठाना पड़ रहा है। कितनी चिंता की बात है सर ये। और क्या संकेत पकड़े जाएं सीडी से अगर इस लेवल का क्रेडिट उठाया गया है तो। ये आज की दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण खबर है और इसका कुछ हिस्सा हम आपको बता सकते हैं। जैसा शुभम ने बताया कि बैंकों का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 80 का स्तर पार कर गया था, उसके बाद है। हम आज इस समस्या की गहराई में और जड़ तक पहुंचते हैं और ध्यान रखिए कि समस्या का असर आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी पर भी होगा पूरी तरह से, जिसे हम आगे बताएंगे। बैंकों की स्थिति किसी सामान्य मिडिल क्लास जैसी हो गई है। जैसे महीना खत्म होते होते पैसा खत्म हो जाता है ना, क्रेडिट कार्ड पे जाके बाकी पेमेंट करने पड़ते हैं, अचानक खर्च हो जाते हैं। बैंकों की स्थिति भारत में वैसी है। जैसे ही तिमाही खत्म होती है, तिमाही का आखिरी हिस्सा आता है, बैंकों के पास लिक्विडिटी का क्रंच शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको पैसा देना पड़ता है, पेमेंट्स करने पड़ते हैं और तिमाही के या साल के आखिरी 15 दिनों में सबसे ज्यादा सीडी जारी होते हैं, जिन सीडी की बात की गई है। क्योंकि बैंकों को मजबूरी में तत्काल सीडी जारी करना पड़ता है और महंगे रेट पर देना पड़ता है। दूसरा बैंक इस सीडी को खरीद रहा होता है और इसके बदले जो उन्होंने लोन दे रखा है उस पर उतना रिटर्न नहीं होता, इसलिए बैंक को विशुद्ध रूप से सीडी के बिजनेस में नुकसान होता है। इस साल शुभम ने आपको बताया 10.6 लाख करोड़ के सीडी जारी हुए, वो भी तिमाही के आखिरी 15 दिनों में। ब्याज 8.5% के आसपास पहुंच गया। बड़े बैंक तो तब भी मैनेज कर लेते हैं, छोटे बैंक जिनके पास बहुत लिमिटेड लिक्विडिटी है उनके लिए तो इसके बाद अपने लोन को और मार्जिन को सस्टेन कर पाना असंभव है। जब 8.5% पर ब्याज पे लोन लिया जाएगा तो किस लोन पर बैंक इसे आगे चुकाएंगे। अब आप कहेंगे पैसे की तंगी क्यों आती है आखिरी तिमाही में? टैक्स का पैसा निकल जाता है, सरकार अपने खातों में ज़्यादा ट्रेजरी में कैश होल्ड कर लेती है, आरबीआई डॉलर खरीदता बेचता है और बॉन्ड मार्केट से पैसा जाता है। ये तिमाही का साइकिल है और इस तिमाही के साइकिल में बैंक हमेशा फंसते हैं, क्योंकि इनके पास लिक्विडिटी का क्रंच है। इसलिए बैंकों के निम पर असर पड़ रहा है। चूंकि नई और पुरानी पूंजी के बीच में ब्याज का अंतर काफ़ी ज़्यादा है, एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ी हुई है। पुराने लोन का ब्याज 3-6 महीने बाद ही बढ़ता है, अभी कम ब्याज मिल रहा है। बैंकों का स्प्रेड कम हो रहा, जो स्प्रेड है वो 10 से 20 पैसे तक कम हो जाता है और इसलिए फिर अगली तिमाही में बैंकों के नतीजों में घटे हुए निम का खतरा दिखाई देता है। तो इसीलिए बैंकों को सीडी निकालनी पड़ती है, उनको पैसा लाना पड़ता है, जिससे कि तिमाही के आखिरी दिनों में बैलेंस शीट अच्छी दिखाई दे। उनकी बैलेंस शीट अच्छी दिखाई देगी तो नतीजे बेहतर दिखाई देंगे। एक किस्सा और है जो आपको बताया, शुभ हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि लोग पैसा, आप लोगों की वजह से बैंक परेशान हैं, क्योंकि लोग एफडी में पैसा नहीं रख रहे हैं, ना इक्विटी और म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं, तो बैंकों के पास फंड की कमी है और ऐसी में मजबूरी में बैंकों के पास सीडी ही विकल्प बचता है। वो बात जो महत्वपूर्ण है कि की रोशनी में रिजर्व बैंक के लिए आने वाली मौद्रिक पॉलिसी नीति में ब्याज दरों में कमी करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर ब्याज दरें कम होंगी तो रिजर्व बैंक के फैसले के हिसाब से बैंकों को अपने डिपॉजिट्स पर भी रेट कम करनी पड़ेगी और डिपॉजिट्स पर रेट और कम होगी तो
बचत या जमा और ज़्यादा टूटेगी, और इसीलिए बैंक वित्त मंत्रालय से या वित्त मंत्री से बचतों के लिए प्रोत्साहन मांग रहे हैं। लोन का ब्याज दर और गिरेगा तो बैंकों का निम्न और ज़्यादा टूटेगा। तो इसलिए इसकी रोशनी में ब्याज दरों में कमी टल सकती है और बैंकों को शायद एफडी पर लंबे समय तक ऊंचा ब्याज देते रहना पड़ सकता है। तभी वो इस सीडी वाले ट्रैप से निकल पाएंगे जो हर तिमाही के आखिर में उनके सर पर आकर गिरता है। मैं जब पढ़ रहा था, मुझे अभी भी याद है, मैं 11th क्लास में था, तो जो हमारे कॉमर्स के टीचर थे श्री डी के अग्रवाल जी, तो जब वो सीडी का चैप्टर पढ़ाते थे तो वो हमेशा ये कहते थे कि आम लोगों को ये लगता है कि भाई बैंक सस्ता कर्ज लेता है और महंगा कर्ज देता है और बैंकों के बिजनेस से अच्छा कुछ बिजनेस नहीं है। लेकिन जो सीडी होती है ना, वो दरअसल किसी भी बैंक की या फाइनेंस कंपनी की जो दुखती रग होती है ना, वो होती है। तो वो एक बात कहते थे कि सीडी का जब भी कोई सवाल आए तो ये ध्यान रखना, इसके तार जुड़ते हैं कि हिसाब ज्यों का त्यों, कुनवा डूबा क्यों। तो वो कुनवा इसलिए डूबता है क्योंकि कर्ज बहुत महंगा लिया जाता है। ये जो बारीकी है ना, जो अंशुमान जी ने कहा कि ये जो समझने की बात है, वो दरअसल यही है कि अगर आप इतना महंगा कर्ज ले रहे हैं तो इतना महंगा कर्ज आपसे दरअसल उठा कौन रहा है, और वो भी जब इकोनॉमी में और लोगों को जब उसी भाव पर कर्ज दूसरे बैंक देने को तैयार बैठे हैं, तो सिंपल सी बात है कि कंपटीशन भी बढ़ रहा है। सर, क्या आपको लगता है कि वो जो बैठक याद कीजिए जो हमने आपने डिस्कस की थी, जब पीएमओ सारे बैंकर्स के साथ मिलकर बजट की रोशनी में कुछ रणनीति बना रहा है और जहां इस तरीके की मांग की जा रही है कि भाई टैक्स छूट वापस ले आइए कम से कम बड़े लंबे समय की एफडी पर, आपको लगता है कि सर कुछ करना पड़ेगा? अगर सीडीज पर इस लेवल पर ब्याज लग रहा है, अगर जमा लगातार घट रही है, क्रेडिट ग्रोथ अच्छी बनी हुई है, आपको लगता है बजट में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बिना कुछ करे काम नहीं चले? शुभम, बजट ही नहीं, बजट के बियॉन्ड भी अगर आप बैंकों में पैसा रखते हैं या बैंकों के स्टॉक्स खरीद रखते हैं तो अगले 6 महीने बहुत ध्यान से देखिएगा। भारतीय बैंकों में लिक्विडिटी अब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम बन चुकी है। इसके ऊपर जितने डेटा, जितने आंकड़े हम आपको बताते रहते हैं, अगर आप उनको देखें तो आप जोड़ सकते हैं। सरकार टैक्स में रियायत दे दे, सेविंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लगता है उसमें रियायत दे भी दे, तो भी ये समस्या उतनी बड़े उससे हल नहीं होने वाली है। थोड़ा बहुत एफडी में हमें लोगों की जमा बढ़ जाएगी, लेकिन अगर ब्याज दरों में कमी होती रही तो बैंक एक सीमा से अधिक एफडी पर इंटरेस्ट रेट सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए इससे जो बड़ी बात है जो भीतर चल रही है, जो शायद आएगी, वो है बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी में कमी। क्योंकि बैंकों को फ्रेश कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए, तभी वो अभी एक तरफ सरकार प्रस्ताव बना रही है शुभम की इंफ्रास्ट्रक्चर की फिनांसिंग का दायरा बढ़ा दिया जाए, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर फिनांस किए जाएं, मर्जर एक्विजिशंस में बैंक फिनांस करें। यहाँ बैंकों की स्थिति है कि उनकी तिमाही आखिरी खत्म होते होते वो घरेलू आदमी कितने क्रेडिट कार्ड से लोन लेने वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो बैंकों में एक बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आना तय है, जो बैंकों की भीतरी स्थिति बता रहा है कि बैंकों के लिए कर्ज लेना मुश्किल है, बाजार से इतना महंगा कर्ज लेना मुश्किल है। उन्हें फ्रेश कैपिटल चाहिए, उन्हें इतना बफर चाहिए जिससे कि वो ये जो वॉलेटिलिटी आती है डिमांड की, क्रेडिट की और डिपॉजिट टूटने की, क्योंकि अकेले डिपॉजिट के बेस पर बैंक इस तरीके का ऑपरेशन इतने लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकते, जबकि क्रेडिट की ग्रोथ रेट डिपॉजिट की ग्रोथ रेट से ज़्यादा हो। और सरकार बैंकों से बराबर ये कह रही है कि और कर्ज बांटो, सस्ता कर्ज बांटो, आरबीआई कह रहा हो कर्ज सस्ता करो। तो ये मामला अब केवल इनकम टैक्स की रियायतों से हल होने वाला नहीं। इसलिए मुझे लग रहा है जो संकेत हैं वो ये हैं कि भारत में बैंकिंग रिफॉर्म्स का एक नया दौर आएगा, जिसमें बैंकों के प्राइवेटाइजेशन, बैंकों के मर्जर, बड़े बैंक बनाए जाएं तो ज़्यादा झेल पाएंगे इस तरीके की जो वॉलेटिलिटीज़ हैं, मर्जर, और उनमें सरकार की हिस्सेदारी में कमी। यही भविष्य का फलित है, यही रास्ता है जो शायद आने वाले समय में दिखेगा हमें।